Today we will read Stalinism and collectivization. As you know, we were reading the chapter 2nd in history, the socialism in Europe and Russian Revolution. And in this chapter we have also read about the socialism in Europe and how the Russian Revolution was held in Russia and what social changes before the Russian Revolution and after the Russian Revolution in the society of Russia. Okay, and today we will continue this topic again. Stalinism and collectivization. The period of the early planned economy was linked to the disasters of the collectivization of agriculture by 1927 to 1928. The towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. The government fixed prices at which grain must be sold, but the peasants refused to sell their grain to government buyers at these prices. स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं कि हम यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति पढ़ रहे हैं और रूसी क्रांति से पहले क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और रूसी क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव आए रूस के समाज में उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इनमें एक सबसे फेमस लीडर हुए थे स्टालिन ने किस प्रकार से जो एक सामूहिकीकरण की व्यवस्था को लागू किया था। तो ये एक ऐसा पीरियड रहा जिसके लिए एक योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था थी उसको जोड़ा गया था, क्योंकि उस समय काफ़ी डिजास्टर्स आते थे। आज भी बहुत सारे डिजास्टर्स जो है आते रहते हैं और वो नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं वो कई बार क्या होता है कि हमारे कृषि क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो डिजास्टर आया वो अर्ली, अगर हम देखें प्लान्ड इकोनॉमी को लेकर के, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में आया था और ये था कलेक्टिवाइजेशन, सामूहिकीकरण। 1927 से 28 से लेकर के सोवियत रशिया के अंदर जो टाउन्स थे उनमें जो है एक बहुत बड़ी जो ग्रेन सप्लाईज अगर हम कहें तो उसकी समस्या का सामना किया गया था और सरकार ने जो है प्राइसेस को फिक्स कर दिया था। जो भी उसके पास ग्रेन अवेलेबल थे जिनको बेचा जा रहा था, लेकिन जो पीसेंट्स थे उन्होंने अपने जो ग्रेन्स है उनको बेचने से इनकार कर दिया था, अपने अनाज को बेचने से इनकार कर दिया था। तो गवर्नमेंट जो है उन्हीं प्राइसेस पे वो बायर से क्या कर रही थी, खरीद रही थी। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, स्टालिन जो थे उन्होंने लेनिन की मृत्यु के बाद जो है पार्टी के वो लीडर बने थे। Introduced firm emergency measures. He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. तो लेनिन ने जो है एक फर्म इमरजेंसी मेजर को इंट्रोड्यूस किया था और उनका मत ये था, उनका विश्वास ये था कि जो रिच पीसेंट हैं और ट्रेडर्स हैं, जो अमीर जो किसान हैं या जो व्यापारी हैं देश के अंदर या देहाती क्षेत्रों में, वो क्या है कि ऊंचे प्राइसेस की आशा में, है ना, उनको लगता था कि जब प्राइसेस हाई होंगे तभी वो माल बेचेंगे, तो उसको लेकर के वो क्या है कि वो ग्रेन्स को होल्ड कर लेते थे। तो उसको रोकने के लिए, जिससे कि सप्लाई कम ना हो, तो उस समय लेनिन ने जो है इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए थे। 1928 में पार्टी मेंबर्स टूर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया सुपरवाइजिंग एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शन। 1928 में जो पार्टी मेंबर्स थे, लेनिन के जो पार्टी मेंबर्स थे, उन्होंने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ का दौरा किया था, उनको सुपरवाइज किया और उनको एनफोर्स किया ग्रेन कलेक्शंस के लिए। और एंड रेडिंग कुलक्स, जो कुलक थे उन पर उन्होंने रेड भी किया था। द नेम फॉर वेल टू डू पीसेंट्स एंड शॉर्टेजेस कंटिन्यूड, द डिसीजन वॉज टेकन टू collective farms. It was argued that grain shortages were partly due to the small size of holdings. After 1917, land had been given over to peasants. These small size peasant farms could not be modernized to develop modern farms and run them along industrial lines with machinery. It was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants and establish state control large farms. तो 1928 में जब जो पार्टी मेंबर्स थे, स्टालिन के जो पार्टी मेंबर्स थे, उन्होंने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ का दौरा किया था, उनको सुपरवाइज किया, ठीक है, और वहाँ ग्रेन कलेक्शन करने के लिए उनको इन्फोर्स किया गया था और जो कुलक्स थे उन पर रेड भी किया गया।
और इनमें जो है ज़्यादातर वो ऐसे पीसेंट्स थे जो काफ़ी रिच पीसेंट्स थे। जैसे जो शॉर्टेज थी फिर भी वो लगातार हो रही थी। ये जो निर्णय लिया गया था कलेक्टिव फार्म्स का, इसमें ये कहा गया था कि जो ग्रेन शॉर्टेज है वो स्मॉल साइज़ ऑफ होल्डिंग्स है ना, छोटे छोटे जो साइज़ में जो होल्डिंग की जाती थी उसके कारण ये जो है शॉर्टेज हो रही है। लेकिन 1917 के बाद जब लैंड्स को जो है पीसेंट्स को दे दी गई थी, तो जो छोटे साइज़ वाले जो पीसेंट्स थे जिनके पास छोटे फार्म हाउस थे, ठीक है ना, उनको मॉडर्नाइज नहीं किया गया था, उनको डेवलप नहीं किया गया था और उनको इंडस्ट्रियल लाइंस के द्वारा चलाया जा रहा था, मशीनरी से चलाया जा रहा था। इसलिए आवश्यक था कि कुलक्स को एलिमिनेट किया जाए। तो लैंड जो पीसेंट से ली गई थी उसको एस्टेब्लिश किया गया कि वो स्टेट कंट्रोल में हो, जितने भी बड़े बड़े लार्ज जो फार्म्स हैं उनको राज्य के नियंत्रण में लिया जाए। What followed by Stalin's collectivization program? From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms. That was called kolkhoz. The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. Peasants worked on the land and the kolkhoz profit was shared. Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. Between 1929 and 1931, the number of cattle fell by 1/3. Those who resisted collectivization were severely punished. Many were deported and exiled. As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. They merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. तो स्टालिन का जो कलेक्टिवाइजेशन का जो प्रोग्राम था, जो सामूहिकीकरण का जो कार्यक्रम था, उसमें क्या फॉलो किया गया 1929 से लेकर के उसको पार्टली जो है फोर्सफुली जो है सभी पीसेंट्स के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया गया। कलेक्टिव फार्म्स बनाए गए जिनको कोलखोज कहा जाता था। कोलखोज किसे कहा जाता था? जो कलेक्टिव फार्म्स होते थे, जो सामूहिक जो खेत होते थे उनको कोलखोज कहा जाता था। और बल्क ऑफ लैंड में जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था और उनसे जो है ऑनरशिप को ट्रांसफ़र भी किया गया कलेक्टिव फार्म्स के लिए। तो पीसेंट्स जो कि भूमि पर कार्य करते थे, ठीक है, और उनके पास जो कोलखोज से जो प्रॉफिट होता था उसको बांटा जाता था। जो पीसेंट्स थे उनको अथॉरिटीज़ को रजिस्ट किया गया, उनको डिस्ट्रॉय किया गया, उनके लाइव स्टॉक्स को 1929 से 31 के बीच में जो नंबर ऑफ कैटल्स थे वो करीब 1/3 रह गए। और उसका प्रभाव ये हुआ कि जो कलेक्टिवाइजेशन का जो प्रोसेस था उसको जो फॉलो नहीं करता था उसको दंडित किया जाता था। बहुत सारे लोगों को वहाँ से डिपोर्ट भी किया गया, उनको एक्साइल भी किया गया। जैसे ही क्योंकि फोर्सफुली जो है कलेक्टिवाइजेशन को फॉलो कराया गया। पीसेंट्स थे, उन्होंने ये कहा कि खास जो है जो अमीर थे, है ना, जो सोशलिज्म के जो खिलाफ थे, जो सोशलिज्म की प्रक्रिया को नहीं चाहते थे, समाजवाद को नहीं चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि कलेक्टिव फार्म्स में काम किया जाए। उसके भी कई कारण रहे। तो स्टालिन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशंस को भी अलाउ किया था, लेकिन उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया गया कल्टीवेटर्स के साथ वो सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीजिएटली। इन फैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 to 1933 लीड टू वन ऑफ मोस्ट डिवेस्टेटिंग फेमिन्स इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 million डाइड। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो सामूहिकीकरण की जो प्रक्रिया थी उससे प्रोडक्शन जो है वो अचानक तुरंत तो बढ़ा नहीं, लेकिन इसके कारण जो है जो 1930 और 33 के बीच में एक बैड हार्वेस्ट सीज़न रहा और सीज़न के दौरान जो है उसका परिणाम ये रहा क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा अकाल सोवियत के इतिहास में पड़ा था। करीब 40 लाख लोगों की उसमें मृत्यु हो गई थी। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization. Stalin and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism. Accusations were made throughout the country, and by 1939 over 2 million were in prisons or labor camps. Most were innocent of the crimes, but no one spoke for them. A large number were forced to make false confessions under torture and were executed. Several among them were talented professionals. बहुत सारे जो लोग थे वो पार्टी की आलोचना कर रहे थे,
क्योंकि उनके लिए कन्फ्यूज़न था कि जो औद्योगिक जो उत्पादन है ना, उसमें एक प्लांट इकोनॉमी नहीं बनाया गया है, उसके कई कॉन्सिक्वेंसेस भी रहे कलेक्टिवाइजेशन के। तो स्टालिन और उसके जो समर्थक थे उन्होंने उनके ऊपर चार्ज लगाया कि जो आलोचक हैं वो हमारे खिलाफ यानी कि समाजवाद के खिलाफ जो है वो साजिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी विचार किया कि पूरे देश के अंदर 1939 से ही करीब 2 मिलियन जो है लोगों को जेल में डाला गया, लेबर कैंप्स में बंद कर दिया गया। बहुत सारे इनोसेंट्स थे जो कि अपराध में लिप्त भी नहीं थे, उनको भी जेल में डाला गया था जो उनके खिलाफ बोल रहे थे। अधिक संख्या में लोगों को फोर्सफुली जो एक झूठे मुकदमों में फंसाया गया, उनको टॉर्चर किया गया, है ना, बाद में उनको छोड़ दिया गया। अनेक ऐसे भी थे जो काफ़ी टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे जिन्होंने उसकी आलोचना भी की थी। तो इस प्रकार की जो स्थिति रही स्टालिन और उसके सामूहिकीकरण की, कि स्टालिन ने सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी को लागू किया था और उसमें उसको पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई थी क्योंकि लोग उसका विरोध कर रहे थे। विरोध करने वालों में जो रिच पीसेंट सेक्शन था, जो रिच ट्रेडर्स सेक्शन था, वो उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन फोर्सफुली उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया था, लेकिन बाद में उसके दुष्परिणाम हुए, वो प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अब इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है वो है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। उसका एक वैश्विक जो प्रभाव रहा रूसी क्रांति का, उसके बाद यूएसएसआर का जो गठन हुआ उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली approve of the way the Bolshevik took power and kept it. However, the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. The Bolshevik encouraged colonial peoples to follow their experiment. Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East 1920, and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist parties. Some received education in the USSR's Communist University of the Workers of the East. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. तो जो पहले से जो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट जो समाजवादी जो पार्टियां थी यूरोप के अंदर, उनको पूर्ण रूप से जो है अप्रूवल नहीं मिला था। जब बोल्शेविक जब पावर में आए तो उन्होंने उसको रखा और इसलिए जो पॉसिबिलिटी रही वर्कर्स के लिए, उन्होंने स्टेट फायर भी किया। पीपल्स की जो एक इमेजिनेशन था पूरे वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां बनाई गई और जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो जो बोल्शेविक से उनको उत्साहित किया गया, प्रोत्साहित किया गया था, खास करके कॉलोनियल पीपल्स के द्वारा, कि वो उसके एक्सपेरिमेंट को फॉलो करें। बहुत सारे जो नॉन रशियंस थे जो कि आउटसाइड द यूएसएसआर थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और इसमें ईस्ट के लोग भी शामिल थे 1920 में। तो बोल्शेविक ने जो है कॉमिंटर्न को स्थापना की थी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संघ था प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज़ का। कुछ ने जो है उससे शिक्षा भी प्राप्त की एक तरीके से, और जो यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी थी जिसको वर्कर्स ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, तो उसी समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो यूएसएसआर ने जो है पूरे विश्व के लिए एक समाजवाद की एक स्ट्रक्चर तैयार किया था। Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of the government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. A backward country had become a great power. Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed, but it had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its developmental projects through repressive policies. By the end of the 20th century, an international reputation of the USSR as a socialist country had declined through it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people, but in each country the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. 1950 के दशक से ये एक्नॉलेज भी किया गया था कि जो देश के अंदर जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट था यूएसएसआर का, उसको नहीं रखा गया, उसके आदर्शों को नहीं माना गया, क्योंकि रूसी क्रांति के बाद जो आइडियल्स का जो एक उदय हुआ था उसको एक तरीके से पूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं किया गया था।
बर्ड में जो एक समाजवादी जो मूवमेंट चला उसको रिकॉग्नाइज किया गया था, जिससे कि सोवियत यूनियन जो है बना। सोवियत जो यूनियन था, ठीक है, वो एक अच्छा न बन पाया, एक तरीके से उसको सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। एक जो बैकवर्ड जो कंट्रीज था, जो एक जिनके पास शक्तियाँ थीं, तो उसका जो औद्योगिक क्षेत्र था या एग्रीकल्चर था उसको विकसित किया गया था। जो गरीब लोग थे उनके लिए खाना मिले, लेकिन इस सभी को डिनाई किया गया, क्योंकि उनके लिए सबसे अधिक आवश्यक था स्वतंत्रता। वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता मिले, उनका एक विकास हो, उनको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ये उनके लिए रिप्रेसिव पॉलिसीज़ बनाई गई। तो 20वीं शताब्दी के अंत तक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय जो रेपुटेशन रहा यूएसएसआर का, उसमें एज ए सोशल कंट्री रहा है, एक समाजवादी देश के रूप में रहा। और उसका जो पतन है एक तरीके से उसको जो एक वो जो डिक्लाइन हुआ, और इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया कि वहाँ से जो समाजवादी जो आदर्श थे जिसका उन्होंने एंजॉय किया, आनंद भी लिया और लोगों ने उसका सम्मान भी किया। लेकिन प्रत्येक कंट्री के अंदर जो आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म होते हैं उन पर पुनर्विचार किया गया और उसके अलग अलग तरीके थे। अगर हम भारत के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो भारत में जो है समाजवादी जो शब्द है जिसको हम सोशलिज्म कहते हैं, उसको 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, तो समाजवाद शब्द को 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो बाद में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद जो है बहुत सारे देश, विश्व के जो बहुत सारे देश हैं, उन्होंने इस विचारधारा को फॉलो करने का प्रयास किया। लेकिन क्या उन सभी कंट्रीज़ ने उस विचारधारा को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया या उससे कुछ सीखा? आज भी हमारे देश में पूर्ण रूप से अगर हम कहें तो समाजवाद की विचारधारा नहीं है, क्योंकि समाजवाद की विचारधारा के लिए सभी के पास समान रूप से आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता हो, तभी हम ये कह सकते हैं कि वास्तविकता में हमारे देश में समाजवाद है। जैसे आज हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय की समस्या हो, चाहे वो समाजवाद की समस्या हो, या इक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज की समस्या हो। तो इस प्रकार की जब समस्याओं का समाधान होगा तभी हम ये कह पाएंगे कि हमारे भारत में वास्तविकता में एक समाजवाद है। तो और भी जो कंट्री रही, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हों, चाहे वो एशियन कंट्री रहे हों, ठीक है, सबके अंदर समाजवाद को पूर्ण रूप से जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। यहाँ पर दो तरीके के विचार दिए गए हैं। एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रशिया इन 1920, इसको एक बार पढ़ लेंगे पूरा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है रशिया के बारे में 1930 में, उसको भी एक बार आप स्टडी कर लेंगे, है ना। उन्होंने क्या कहा है रशिया के बारे में, वो क्या सोचते थे। और यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज दी रखी है, तो इस एक्सरसाइज को भी आपको करना है। मोस्टली आप ये फोकस करें कि आपको एक्सरसाइज के बजाय पूरे चैप्टर को स्टडी करना है प्रॉपर, और स्टडी करने के बाद इसमें से नोट्स मेंटेन करने हैं, ठीक है ना। नोट्स बनाने हैं, हर एक टॉपिक को स्टडी करना है और उसके बाद जो है प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये रीडिंग सेक्शन इसका कंप्लीट हो जाता है, ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, नोट्स मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। ओके।